है इरफान। मैं एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, साथ ही साथ मैं एक एग्री बिजनेस एडवाइज़र भी हूँ। मेरा मिशन है अगले 5 सालों में नए 5000 एक्सपोर्टर्स को तैयार करना, ताकि वो हम सब मिलकर इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें। देखिए, इसी कड़ी में जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फील्ड में, और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस के अंदर एक राइट बैंक को चुनना होता है, एक राइट बैंक और एक राइट बैंक अकाउंट ओपन। और अगर आप भी अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको भी एक ज़रूरत होती है एक राइट बैंक अकाउंट की, एक सही बैंक अकाउंट की, जो आपके एक्सपोर्ट बिजनेस में आगे हेल्प आउट कर सकें और आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन स्मूथली चल सकें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए आपको किस टाइप का बैंक और किस टाइप के बैंक अकाउंट को ओपन कराना चाहिए। या वो आपका सेविंग अकाउंट हो सकता है या आपका करंट अकाउंट हो सकता है, और फॉरेक्स अकाउंट क्या होता है, EFC अकाउंट क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट बैंक और बैंक अकाउंट के बारे में बात करेंगे, वो भी सिंपल आसान भाषा में, शब्दों में, जहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ के बारे में गाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। आप ये समझिए ना, आपको है ना, आप चाहे कोई भी बिजनेस एंटिटी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, आप किसी भी टाइप का बिजनेस एंटिटी चूज़ करके रखिए इंडिया में। या तो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप लिया होगा, या आपने पार्टनरशिप लिया होगा, या आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिया होगा। तीनों के अंदर आपको अपना करंट अकाउंट ही मैंडेटरी होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए। कहीं भी आपका सेविंग अकाउंट नीड नहीं होती है। और जो भी आप गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी और GST के अकॉर्डिंग या एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी आप ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हैं, वो सारे करंट अकाउंट के थ्रू ही होने चाहिए। तो करंट अकाउंट तो एक मैंडेटरी अकाउंट है जो आपके पास होना ही चाहिए। आइदर आप डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं या आप इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, जब आप डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे होते हैं तो एक करंट अकाउंट इनफ होता है, जिसमें आपको किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं। आइदर वो प्राइवेट बैंक हो सकता है या गवर्नमेंट बैंक हो सकता है। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तब बैंकिंग के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें और भी प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं और भी पार्टीज़ आपके साथ इन्वॉल्व हो जाती है एक्सपोर्ट के अंदर। जस्ट लाइक अगर आप डोमेस्टिक कर रहे हैं या आपका बिजनेस इंडिया के अंदर अंदर ही सर्वाइव करता है, आप बिजनेस लोकली करते हैं, तो आपके लिए जब करंट अकाउंट इजीली मिल जाता है, आपके लिए प्राइवेट बैंक भी है, गवर्नमेंट बैंक भी है। आप जाएंगे बैंक के अंदर और कुछ बेसिक सी क्वेश्चंस करेंगे बैंक से, और आप जो भी आपको सूटेबल हो आप वहाँ अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब इनके सब आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आ जाते हैं, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी कुछ बढ़ जाती है। इसका रीज़न ये होता है कि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो जो आपका पैसा आने वाला है आपके अकाउंट के अंदर, वो बाहर की कंट्रीज से आएगा। और जब बाहर की कंट्रीज से पैसा आपके अकाउंट में आएगा या इंडिया के अंदर आएगा, तब गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है, किस पर्पज़ से आ रहा है, आइदर वो लीगल एक्टिविटीज़ में, इलीगल एक्टिविटीज़ में। तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए आपको पास एक्सपोर्ट के लिए करंट अकाउंट होता है। सबसे पहले आप जो समझने वाले वो समझिए कि बैंक अकाउंट क्यों चाहिए आपको। ठीक है ना, बैंक अकाउंट क्यों चाहिए। सबसे पहला रीज़न होता है बैंक अकाउंट मैंडेटरी होता है, चाहे आप किसी भी बिजनेस एंटिटी में काम कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, या LLP हो, या OPC हो। ठीक है, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। सेकंड, बैंक अकाउंट से आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी मजबूत होती है, क्योंकि जितना आपका पुराना बैंक अकाउंट होगा उतना ही आपका बिजनेस पुराना होगा, और जितना बिजनेस पुराना है उतनी आपका मार्केट में रेपो गुडविल होगा, उतनी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी आपका इंस्टीट्यूशन के सामने मौजूद होती है कि इतना पुराना फर्म है, कभी से काम कर रहा है, इतनी लार्ज वॉल्यूम, इतना टर्नओवर इनका हो रहा है, सब कुछ उस बैंक अकाउंट से पता पड़ जाता है। सेकंड, जब आप डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं तो तब आपका इनवर्ड और आउटवर्ड जो पेमेंट है वो डोमेस्टिकली हो रहा है, तो इतना आपको इश्यू नहीं आता है। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट आपके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि आपके पास अब LCs आने वाले हैं। आपको इनवर्ड रेमिटेंस आएगा, आपको आउटवर्ड रेमिटेंस करना पड़ेगा। ठीक है, आपका अमाउंट जो पैसा बाहर की कंट्री से आने वाला है वो डॉलर में आएगा या रुपीस में आएगा या किसी और करेंसी में आने वाला है। लेकिन जो इंडियन बैंक है वो INR को सपोर्ट करते हैं डोमेस्टिक लेवल में, तो आपको पैसा कन्वर्ट करा के INR में, इंडियन रुपीस में लेना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपको बैंक अकाउंट ही चाहिएगा। ठीक है, और जब आप एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे तो बहुत सी बार आपको डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के अंदर बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंटेशन भेजना होता है, क्योंकि जब आप LC ओपन करेंगे या LC एक्सेप्ट करेंगे तब आपका जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है वो बैंक के थ्रू होता है। और जब आप बिल ऑफ ladings देंगे तो बहुत सी बार आपको बैंक का स्विफ्ट प्रोसेस के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, उस प्रोसेस को यूज़ करना होता है। तो बैंक को आपको स्विफ्ट प्रोसेस यूज़ करने के लिए भी आपको बैंक अकाउंट चाहिएगा। तो एक्सपोर्ट तो बिना बैंक अकाउंट हो ही नहीं सकता, ये बात आप मान के चलिए। ठीक है ना। सेकंड, आपको बैंक अकाउंट ओपन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको IEC कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है तो आपको बैंक अकाउंट मैंडेटरी है। आइसगेट की वेबसाइट पर कस्टम के अंदर आपको रजिस्टर्ड होना है, तो बैंक अकाउंट आपके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि आपके पास एक करंट बैंक अकाउंट होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना कंपलसरी और मैंडेटरी है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि कितने टाइप के बैंक अकाउंट
होते हैं और हमारे लिए कौन सा सूटेबल है। देखिए, मैं जनरली बैंक को अगर अकाउंट्स के अंदर डिवाइड किया जाए तो बैंक 2 टाइप के अकाउंट खोलती है मेनली, जनरली जो आम रेगुलर चलते हैं। पहला होता है सेविंग अकाउंट, जो इंडिविजुअल आपका होता है उसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं, और सेकंड होता है करंट अकाउंट। ठीक है, हम बिजनेस पर्पज से बात करें, अगर सैलरी पर्सन से बात करेंगे तो सैलरीड अकाउंट भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट भी होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ बिजनेस की ओर ही बात करेंगे। ठीक है ना, तो जो 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, पहला सेविंग अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। बिजनेस के लिए आपको करंट अकाउंट ही चाहिएगा। सेविंग अकाउंट्स के आपके सेविंग ट्रांजेक्शंस में काम आएगा जो आपके पर्सनली है, लेकिन जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस हैं, पेमेंट्स हैं, उन सब के लिए आपको बिजनेस का करंट अकाउंट ही चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी अकाउंट सेक्टर के अंदर अगर अपन थोड़ा सा और आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे कि है ना, जब आप डोमेस्टिकली बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए करंट अकाउंट इनफ होता है। ठीक है, वो आप किसी भी प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट बैंक में जाके खुलवा सकते हैं, और ऑलमोस्ट छोटे मोटे चार्जेस हर बैंक के थोड़े आगे पीछे होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे ट्रांजेक्शन और चार्जेस बराबर ही होते हैं, और सबकी एटीएम लिमिट्स वगैरह, कैश डिपॉजिट वगैरह सारा बराबर होता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक लेवल पे तो इतना इशू नहीं आता है बैंक का करंट अकाउंट के अंदर, लेकिन अगर हम जब वहीं हम एक्सपोर्ट के अंदर चले जाते हैं तो एक्सपोर्ट के अंदर बैंक अकाउंट में एक अकाउंट और जुड़ जाता है जिसको EEFC अकाउंट बोलते हैं। EEFC अकाउंट जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट होता है। अच्छा, बैंक अकाउंट, अब यहाँ पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप जो देख रहे हैं ना, पहला सेविंग अकाउंट था, वो हमारे पर्सनल काम से हो गया। अब हमारे पास करंट अकाउंट है। ठीक है, करंट अकाउंट जनरली अगर आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं या आपने सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्टअप लिया है एक्सपोर्ट की जर्नी में, तो आपके लिए करंट अकाउंट इनफ होता है, आप इसके थ्रू भी काम कर सकते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट में आपने जो करंट अकाउंट बैंक में खुलवाया, आप उससे इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस कर सकते हैं। इसके लिए आप बैंक से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका काम स्केल लेवल पे है या आप बड़े लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं, आप पार्टनरशिप में हैं या प्राइवेट लिमिटेड में, तो आप बैंक के साथ एक EEFC अकाउंट और खुलवा सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया भी, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट है। इसमें क्या होता है कि आपका ने सपोज़ कीजिए आपने कुछ एक्सपोर्ट किया और उसके बदले में आपका पैसा आया डॉलर में, तो आप वो डॉलर का पैसा डायरेक्ट में करंट अकाउंट में नहीं लेके आप EEFC अकाउंट में आप अपना पैसा होल्ड कर सकते हैं एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, ताकि जो आपका करेंसी कन्वर्जन चार्ज है वो बच जाए। ठीक है ना, इसके लिए EEFC अकाउंट होता है। तो इस टाइप के एक्सपोर्ट के लिए अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और EEFC अकाउंट। अच्छा, करंट अकाउंट में हर बैंक का अपना एक वेरिएशन होता है। कोई बैंक 5,000 में भी खोलने तैयार होता है, कोई बैंक 10,000 रुपये करंट अकाउंट के मिनिमम चार्ज करता है। ICICI और एक्सिस जैसे बड़े बैंक है वो 50,000 से लाख रुपये एक्सपोर्ट के लिए मिनिमम बैलेंस मांगते हैं। तो हर बैंक का अपना एक क्राइटेरिया है। आप 2 से 4 बैंकों में जाएंगे तो आप आराम से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपका क्राइटेरिया लेवल क्या है। इस तरह आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिजनेस में बैंक अकाउंट की इंपॉर्टेंस को जान गए, और अब आपने बैंक अकाउंट के टाइप्स को भी जान लिया। अब हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि बैंक जब आप ओपन कराने जाएंगे तो बैंक आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट डिमांड करेगा उसके बारे में। तो इसमें जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है वो होता है पैन कार्ड। ठीक है ना, बैंक आपसे आपका पैन कार्ड मांगेगा। पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से बनता है। ये आपका एक अकाउंट नंबर होता है, पैन कार्ड अकाउंट नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर है, जिससे बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सारे फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करता है। उसके नॉलेज में होते हैं कौन सा ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं और किस टाइप से हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंटिटी फॉर्मेट में अपना एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं तो आपके लिए पैन कार्ड जो लगेगा वो इंडिविजुअल लगेगा, यानी आपका खुद का पैन कार्ड लगेगा। वहीं अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है या आपका LLP है तो जब आप पैन कार्ड लगेगा वो आपका इंडिविजुअल नहीं लगेगा, अब आपका पैन कार्ड फर्म का पैन कार्ड लगेगा। जो पार्टनरशिप फर्म है, आइदर आपकी कंपनी है तो उसका खुद का लीगल आइडेंटिटी है, क्योंकि दोनों फर्म है तो उनका खुद का पैन कार्ड लगेगा। सेकंड आता है आपकी KYC डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका आधार कार्ड होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में आपका खुद का आधार कार्ड लगेगा। पार्टनरशिप फर्म अगर आप में है तो आपके जितने भी पार्टनर्स हैं उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह, लाइसेंस वगैरह जो भी लगने उनके लगेंगे। और अगर आप कंपनी के अंदर हैं तो आधार कार्ड वगैरह जो भी लगने आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लगने कि उनमें कौन कौन से डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड जो आपसे डिमांड होता है वो बिजनेस प्रूफ के बारे में डिमांड होता है कि आपका बिजनेस प्रूफ या बिजनेस एंटिटी किस टाइप का है, उसका हमें प्रूफ दो। तो बिजनेस एंटिटी का प्रूफ जो होता है वो इस टाइप से होता है कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में हैं तो आप शॉप एक्ट के बारे में देख सकते हैं, आप उद्यम के बारे में देख सकते हैं, या आप MSME सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इससे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप से बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है, करंट अकाउंट। वहीं अगर आप पार्टनरशिप फर्म में हैं तो आपके लिए पार्टनरशिप डीड, जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होता है वहाँ से जो डीड आपकी साइन होती है और पार्टनरशिप का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है वो देना पड़ेगा। और इन दी केस ऑफ कंपनी आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के थ्रू जो आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, CIN वगैरह सर्टिफिकेट होता है, वो सब आपको देना पड़ेगा। साथ में MOA मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल जो आपने कंपनी के बारे में फॉर्मेट किया उन सब के बारे में भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आता है कि आपका प्रूफ कहाँ पे कंपनी सेटअप है। अगर आप रेंटेड स्पेस पे सेटअप कर रहे हैं, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो,
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पार्टनरशिप हो तो आपके पास एक रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए उस स्पेस का। अगर आप ओन कंपनी या अपनी जगह पे कर रहे हैं तो आपके पास लाइट बिल्स वगैरह मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिक वो सब होने चाहिए। अगर आप नॉर्मल करंट अकाउंट ओपन करा लें डोमेस्टिक लेवल के लिए तो आपके लिए जीएसटी मैंडेटरी नहीं होता है। बैंक आपसे डिमांड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर आप इनके साथ एक्सपोर्ट के लिए ही अपना करंट अकाउंट सेटअप करने जा रहे हैं, जो कि हम बात करते हैं एक्सपोर्ट के बारे में, तो आपके लिए जीएसटी मैंडेटरी बैंक आपसे डिमांड करेगा। आपका जीएसटी सर्टिफिकेट लाइए, उसके बिहाफ पर वो आपका करंट अकाउंट ओपन करेगा। ठीक है ना, जीएसटी के बिहाफ पर आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कुछ पासपोर्ट साइज फोटो आएंगे, रबर स्टाम्प्स आएगा, कंपनी का या फर्म का लेटर हेड आएगा, इस टाइप के कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स और बैंक डिमांड कर सकता है। तो ये सारे आपका बैंकिंग पार्ट में डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट कंप्लीट हो। जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि आपको एक्सपोर्ट के हिसाब से आपको कौन सा बैंक सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा बैंक आपके लिए सूटेबल है। आपको प्राइवेट बैंक में जाना चाहिए या आपको गवर्नमेंट बैंक में जाना चाहिए, क्योंकि हर बैंक का अपना एक क्राइटेरिया है अकाउंट खोलने का। वो उस क्राइटेरिया को फॉलो करते ही आपका अकाउंट खोलेगा। लेकिन ये तो उनके हिसाब से, बैंक के हिसाब से, अपने हिसाब से भी अपने कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि एक्सपोर्टर के लिए, एक मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए, कि अगर बैंक उन सब क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो आपके लिए सूटेबल और आइडियल बैंक है। नो मैटर वो गवर्नमेंट बैंक है, नो मैटर वो प्राइवेट बैंक है, ऐसा कोई मैटर नहीं करता है। आपके क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। और एक्सपोर्टर की क्या क्राइटेरिया है एक बैंक सिलेक्शन के वक्त एक्सपोर्ट के अंदर, वो हम आगे जानते हैं। सबसे पहले आप जिस भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहें वहाँ आप देखें कि उस बैंक में फॉरेन ब्रांच है या नहीं, फॉरेन डिपार्टमेंट है या फॉरेन बैंक का कोई पर्सन बैठता है नहीं बैठता है जो फॉरेन करेंसी में डील करता हो या फॉरेन टाइप के जो ट्रांजेक्शन होते हैं सिटी के अंदर उसको डील करता है। बहुत सी बार क्या होता है कि एक ही सिटी में बैंक की 2 या 3 ब्रांचें, पर आपकी जो नियरेस्ट ब्रांच है उसमें वो फॉरेन डिपार्टमेंट का फॉरेन डेस्क, आपके उस बैंक में फॉरेन डेस्क है या नहीं। बहुत सी बार जो आपकी नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ फॉरेन डेस्क नहीं होता है, लेकिन सिटी की दूसरी ब्रांच है वहाँ फॉरेन डेस्क है। तो आपको जो अकाउंट खुलाना है उस बैंक में खुलाना है जिसकी फॉरेन डेस्क आपके बैंक में अवेलेबल हो। क्योंकि जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो जो नॉर्मल बैंक के एम्प्लॉई उनको नहीं पता होता है कि एक्सपोर्ट में कौन कौन सा प्रोसीजर होता है, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो आप जब उनके पास हेल्प आउट लेने जाएंगे तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी और आप अपने आप को हेल्पलेस महसूस करेंगे। तो आप सबसे पहले देखिए कि जिस भी बैंक में आप अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं वहाँ फॉरेन डेस्क है या नहीं। ठीक है, जब आपने फॉरेन डेस्क देख लिया तो आप वहाँ पे फॉरेन डेस्क में मैनेजर को देखिए कि वहाँ पे कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन है या नहीं उस डेस्क के अंदर जो पूरे फॉरेन के ट्रांजेक्शन वगैरह उस बैंक के अंदर देख रहा हो, या रीजनल मैनेजर है या नहीं। क्योंकि मेरे साथ भी इशू आए और हमारे कम्युनिटीज़ में और भी इशू आते हैं इस चीज़ के अंदर कि अकाउंट खुलवा लेते हैं, डेस्क भी अवेलेबल है लेकिन वहाँ पर रेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, वहाँ पे नॉर्मल टाइप का एक एम्प्लॉय बैठा है जिससे अगर कुछ पूछा जाए तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं बता सकता, वो हमारे क्वेश्चन के आंसर नहीं कर सकता। ठीक है, फॉरेन डेस्क देख लिया, फॉरेन डेस्क के बाद अब आप देखेंगे रेस्पॉन्सिबल पर्सन है या नहीं। अच्छा, रेस्पॉन्सिबल पर्सन के बाद आप देखेंगे कि हर बैंक कुछ करंट अकाउंट में क्राइटेरिया देता है, कुछ प्रीमियम अकाउंट देता है, कुछ डॉलर अकाउंट्स आते हैं, हर बैंक का अपना अपना है। तो आप अपना सबसे पहले उससे पूछिए कि आपका फॉरेन करंट अकाउंट या करंट अकाउंट के लिए आपका एक्सपोर्ट के हिसाब से कितना मिनिमम बैलेंस है। आइए ये 5,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देखें कि आप कितना मिनिमम बैलेंस ऑल ओवर द 12 मंथ या 365 डेज रख सकते हैं बिना बिजनेस की वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट किए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आते ही आपका काम चालू हो जाएगा। आपको एक लंबा टाइम प्रोसीजर स्टार्ट कंटिंग के अंदर लगेगा, आप डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में लगेगा, बायर फाइंडिंग भी लगेगा। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आप कितना मिनिमम बैलेंस रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब आप बैंक के बारे में ये सब पूछ चुके हैं तब आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन से ये पूछें कि सपोज़ करिए मेरा पैसा बाहर से आने वाला है, तो आप उस पैसे के लिए जब डॉलर से आप या किसी और करेंसी से INR में मेरा पैसा कन्वर्ट करके मेरे अकाउंट में देंगे तो आपका करेंसी चार्ज कितना है, करेंसी कन्वर्जन चार्ज कितना है। ठीक है, ये हर बैंक का वेरी करता है। अगर आपके ट्रांजेक्शन शॉर्ट है तो बैंक आपके साथ इसमें नेगोशिएट नहीं करेगा, लेकिन आपके ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हैं तो आप यकीन मानिए हर बैंक इसमें करेंसी कन्वर्जन चार्ज में नेगोशिएट करता है। आप में नेगोशिएशन पावर होना चाहिए कि आप उसके चार्जेस को कम से कम कर सकें। ठीक है, आपको एक बैंक के चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, आप इसको हटाइए, आप दूसरे बैंक में जाइए, तीसरे में जाइए, आपको करेंसी कन्वर्जन चार्ज में भी वेरी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बैंक से ये पूछिए कि आपके पास ऑथोराइज डीलर कोड है कि नहीं। क्योंकि जिस भी आप ब्रांच के अंदर जाने वाले हैं अगर वहाँ फॉरेन डेस्क है लेकिन ऑथोराइज डीलर कोड बैंक के पास नहीं है तो बाहर के आने वाली अमाउंट नहीं ले पाएगा। तो आप बैंक से पहले ही कंफर्म कर लीजिए कि वो बैंक फॉरेन एक्सचेंज के लिए ऑथोराइज डीलर है या नहीं RBI के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा, बहुत सी बार आपके पास LCs आएंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट, जो एक्सपोर्ट में एक पेमेंट टर्म होती है। तो आप बैंक के रीजनल मैनेजर, जो भी आपका मैनेजर है या एसोसिएट पर्सन है, आप उससे पूछिए कि इन केस जब मेरे LC आते हैं तो मेरे LC के एक्सेप्ट करने के कितने चार्जेस हैं, मेरे LC इशू करने के कितने चार्जेस हैं। ये सब चार्जेस भी आप पूछ के रखिए ताकि आपको आइडिया पड़ सके कि कौन सा बैंक आपसे कितना पैसा इस चीज़ में लेगा। और बैंक LCs के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर लेते हैं और वो अदर सर्विसेज फ्री कर देते हैं, लेकिन LCs के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। तो आप शुरुआती दौर में ही देख लें कि आपको LC के लिए कितना पैसा देना पड़ सकता है। ठीक है, बहुत सी बार होता है कि आपको बिल डिस्काउंटिंग बोलते हैं इसको, कि जैसे आपके पास लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया पर वो एक टाइम पीरियड के लिए फिक्स है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उसको पहले ही कैश कन्वर्ट करा लें। तो आप
एसोसिएट पर्सन से पूछिए कि अगर इन केस मुझे एलसी को डिस्काउंट कराना होगा तो इसके लिए आप कितना चार्जेस लेंगे, आप मुझे इसको कितने दिन में पे करेंगे। और उसके बाद आप एलसी पे लोन भी ले सकते हैं, तो आप उसके बारे में बैंक से पूछ के रखिए कि आपका चार्जेस वगैरह कितना है, ठीक है। तो मेन जो हमारा इसका कंक्लूजन है, आप जब भी बैंक सेलेक्ट करें तो सबसे पहले आप देखें कि बैंक के पास फॉरेन डेस्क है या नहीं। अगर फॉरेन डेस्क है तो आपका सेकंड पॉइंट होना चाहिए कि बैंक ऑथोराइज डीलर है या नहीं। बैंक ऑथोराइज डीलर है तो थर्ड आपका पॉइंट होना चाहिए कि आपको करेंसी कन्वर्जन कितना देना पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे मेन होता है। बैंक यहाँ पे बहुत मोटा चार्ज काटते हैं और इतना मोटा चार्ज भी काट लेते हैं बहुत सी बार कि आपका प्रॉफिट जीरो हो जाता है, ठीक है। थर्ड 3 चीज़ें देखेंगे। और चीज़ आप देखेंगे EFC अकाउंट, क्योंकि एक लेवल पे जाने के बाद चाहिए होता है, तो इतना शुरुआती दौर में मैंडेटरी नहीं है, वो उसके पास एक ही नहीं। और LC भी एक शुरुआती दौर में इतना काम नहीं आता है, बाद में काम आता है। तो आप ये भी देखेंगे कि LC में वो कितने चार्जेस काट रहे हैं, कितना एक्सेप्टेंस है, स्विफ्ट के भेजने के लिए वो कितना पर चार्ज करते हैं, वो एक बात की बात है। लेकिन शुरुआती दौर में जब बैंक सेलेक्ट करते हैं तो आप 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करके देखें कि बैंक आपके इन तीनों क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। या नहीं हो रहा तो आप दूसरे बैंक जाइए, तीसरे बैंक जाइए, आराम से आप बैंक फाइंड कर लेंगे। तो ये था आज का वीडियो बैंकिंग के बारे में, रिगार्डिंग एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में, कि आप एक्सपोर्ट बिजनेस जब आप कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस आप जब कर रहे हैं तो आपका बैंक सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, आपको बैंक में जाके क्या क्या बातें पूछनी चाहिए। अगर आप इसी चीज़ को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरा ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मास्टरी विद कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट को स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कि आप किस तरह बायर फाइंड कर सकते हैं, किस तरह आपका बैंकिंग सिलेक्शन करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए, कौन सा बिजनेस एंटिटी आपको चूज़ करना है, एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस सब चीज़ों को देख सकते हैं। दोस्तों आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में सब कुछ पता पड़ेगा, बैंक सिलेक्शन के बारे में सब कुछ जान गए होंगे आप। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इसमें और क्या जानना था, या आपने किसी बैंक से बात की है तो उस बारे में बताएं, ताकि हमारे दूसरे कम्युनिटीज़ मेंबर को भी पता पड़ सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ये वीडियो उन दोस्तों लोगों के साथ शेयर करें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। दिस साइड इरफान साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक और नए स्पेशल धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए सोचो ग्लोबल और बेचो ग्लोबल। थैंक यू।